सो हेलो एवरीवन। जहाँ तक हम लोग ने किया था एस टी ग्राफ तक, उसके बाद हम लोग वी टी ग्राफ पाएंगे। अब जो जो कंडीशन एस टी पे था, जो भी केसेस थे 5-6 केसेस, उसको हम लोग वी टी पे भी लगाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको हम तब बनाएंगे जब वी टी ग्राफ के सारे कंडीशंस को देख लेंगे, क्योंकि ये तभी बनेगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को किया हूँ ताकि मैं जब सारे केस को बता दूं तब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना दोबारा आकर। और वैसे हम तो इसका सोल्यूशन तो बनाएंगे ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। और इसके बाद हम लोग क्लास 9 के ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे पियर्सन, और क्लास 8 का केमिस्ट्री में जो चैप्टर था एलओसी के बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर था, एयर। एयर का जो चैप्टर था, हाँ उतना इम्पोर्टेंट तो है, उसको कराएंगे एयर के बारे में कि ऑक्सीजन का लेबोरेटरी, मतलब एयर का कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, ऑक्सीजन का निर्माण लेबोरेटरी में ये सब कैसे होता है, CO2 का यूज, ऑक्सीजन के जो जो रिएक्शंस हैं उनको करेंगे। एयर पोल्यूशन की बात होगी, ओजोन लेयर की बात होगी, और भी नए नए चीज़ होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ के हुआ इस पे बात, जो भी बातचीत होगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग वीटी ग्राफ को। वीटी ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये तो जानते ही थे, तो इस क्वेश्चन को अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो पीछे जाकर। क्वेश्चन को अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। सो इधर गया, इस पर तो बात हो ही चुका था हम लोग का कि ग्राफ्स हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। किस लिए? एनालाइज करना, किसी भी गिवन सिचुएशन को एनालाइज करना किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच। जैसे एस टी ग्राफ है, तो जब भी वो दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। दोबारा एक बार देख लेते हैं, एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। बहुत लोग को ये भ्रम होता है कि एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, जबकि ये पूरी तरह गलत है। एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और अच्छे सवाल में इन्हीं का यूज होगा। तो अगर क्लास में अगर कोई क्वेश्चन देंगे सर, तो इस चीज का जरूर वे देखेंगे, इन छोटी छोटी चीजों को जरूर वे पूछना चाहेंगे। और अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, जबकि स्पीड गलत है, वेलोसिटी होगा। और भी कई चीजें एस टी ग्राफ में हम लोगों ने किए थे, कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, कब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। इस तरह स्लोप की बात की थी हम लोगों ने पिछले क्लास में। तो अब आते हैं उन्हीं केसेस को देखते हैं, और हम लोग वीटी ग्राफ के डिफरेंट केसेस को स्टार्ट करते हैं। फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्यों नाम रहता है, तो मैंने कहा था ना कि रेने डिकार्टेस या जिन्होंने ज्योमेट्री का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया था सबसे पहले पहले बार, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल को एक्स ही लिखा था और वर्टिकल को वाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका नाम एक्स वाई हो, बस ये शुरू से लिखा जा रहा है। कैसे कोई चीज प्रथा बन जाती है, ये उसी तरह कुछ हो गया है। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि एक्स और वाई क्यों लिखा जाता है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला केस किसका, वीटी ग्राफ का। पहला केस क्या है, पहला केस अगर हम लोग देखें तो वीटी ग्राफ का पहला केस कुछ ऐसा होगा। सबसे आसान है पहला केस कि ग्राफ ऐसा दिखे। ऐसा हो सकता है, ऐसा दिखे ग्राफ, ये ओरिजिन है हमारा। तो इस केस में ऐसा क्या क्या लग रहा है, ये जो बॉडी है, जो जो भी पार्टिकल है, इसका मोशन कैसा है। सिंस हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में केवल ये देखा जाता है कि बॉडी का मोशन कैसा है, बॉडी क्यों मोशन कर रही है, ये नहीं देखा जाता है। और डायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे कि बॉडी क्यों मोशन करती है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि बॉडी का मोशन क्या है, कि बॉडी जो है वो रिजल्ट क्या मिला कि बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी क्या है, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मान लो यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड है, समय बढ़ रहा है, लेकिन क्या बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है क्या? बॉडी तो हमेशा जीरो वेलोसिटी है ना, बॉडी का वेलोसिटी हमेशा। तो कोई चीज, किसी का वेलोसिटी अगर बढ़ नहीं रहा है और नहीं घट रहा है, ऐसा नहीं है कि घट भी सकता है। और एक बात और बताऊं, वेलोसिटी वैसे तो डिस्प्लेसमेंट, और हाँ एक चीज और, एस टी ग्राफ में ये एस क्या था, एस डिस्टेंस नहीं था, एस क्या था यहाँ पर, एस डिस्प्लेसमेंट था। एस क्या था यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट था। ये बहुत जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत जरूरी था कि डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरह से तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, इसमें जो पार्टिकल है, अगर ये ग्राफ किसी पार्टिकल के मोशन को दिखाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी क्या है, वो रेस्ट में है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बॉडी का न वेलोसिटी बढ़ रहा है न घट रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज इसमें कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होता है ना। आपने देखा था ना एक बार कि एवरेज वेलोसिटी किसी भी बॉडी का क्या होता है, जीरो हो सकता है।
हो सकता है, लेकिन उस समय भी हमने बात की थी कि ये कहना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहती है, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए प्लस माइनस होके वो जीरो आ जाता है। जैसे अगर आप अपने घर से, होम से स्कूल तक गए और फिर इसी रास्ते से लौट आए यहाँ पर, तो क्या कहते हैं लोग कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ, टाइम मान लीजिए 10 मिनट लगा, ओके, टाइम 10 मिनट, तो हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0/10 इज इक्वल टू 0 लिख के आ जाते हैं। बट एवरेज वेलोसिटी को 0 लिखना आंसर तो सही है, लेकिन ये कहीं से सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कहीं भी आपका वेलोसिटी 0 नहीं था। आप कुछ ना कुछ चल रहे थे, आप दौड़ रहे थे या पैदल भी चल रहे थे, तो कुछ ऐसी चीज है जब कभी आपका 0 है ही नहीं, और उस सब को जोड़ के, एवरेज मतलब क्या होता है, सभी का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ओके, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही तो होता है एवरेज। तो जब कभी भी वेलोसिटी था आपका, तो कुछ तो था वेलोसिटी, ऐसा तो नहीं था कि आप बैठे बैठे यहां से यहां तक चले गए। और वैसे भी बैठे बैठे भी जाते तो किसी व्हीकल या किसी चीज से ही तो जाते हैं, तो आप व्हीकल आपको माना जाता। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब इस ग्राफ से ये भी तो हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी की बात हो। तो मैं एक बता देना चाहता हूँ कि जब भी वीटी ग्राफ लिखा जाता है बच्चों, तो v का मतलब यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ना कि एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। जब भी vt ग्राफ हो तो इसका मतलब होता है कि v यहाँ पर क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ना कि ये एवरेज वेलोसिटी है। तो इसीलिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, तो हो सकता है कि ये ग्राफ क्या हो, एवरेज वेलोसिटी दिखाता हो, जबकि ये गलत है। ये ग्राफ हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, क्षण, उस मोमेंट में कितना स्पीड है। जैसे मैंने पूछा अभी कि कितना स्पीड है, तो अभी अभी जस्ट, तो जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो हमारा हमारा स्पीड दिखाता है। तो एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि उस क्षण का स्पीड, उसी तरह उस क्षण का वेलोसिटी, ये एक सेकंड छोड़िए, 0.00000000001 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए। जिस समय मैंने पूछा उस समय की ही आप वेलोसिटी बताइए, एक इतना सेकंड या उससे भी ज्यादा, ये अनंत तक है, टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का उस क्षण का इस वेलोसिटी कितना है। तो ये कुछ लोग कह सकते थे कि इस ग्राफ को देखकर कि हो सकता है एवरेज वेलोसिटी 0 तो होता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, ये उस चीज की ग्राफ नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, मुझे भी अभी समझ पकड़ में आया कि कुछ लोग का ये सवाल हो सकता था। तो अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड अपने केस पर। सेकंड ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है। दरअसल हम केस इसलिए ले रहे हैं ना, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके, जब भी आपको दिखे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो सके आपका। इसलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, केस ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके इसको समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश लगातार कर रहे हैं। वीटी ग्राफ, और वैसे भी अगर आज नहीं करोगे तो कल तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ग्राफ मान लो ऐसा हो, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, मान लो यहाँ पर जेड है, जेड नहीं, हाँ हाँ जेड ले लो, ये 0, z है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होता ही है, तो मान लो ये दूरी क्या है, z है। तो इससे क्या पता चलता है, रिजल्ट लिख लो कि इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि बॉडी जो है, जो पार्टिकल है, या फिर पार्टिकल लिख लो, बार बार बॉडी लिखने से हो सकता है बायोलॉजी वाले नाराज हो जाए, तो पार्टिकल जो है, ऐसा कोई बात नहीं है। सो पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म, पार्टिकल हैज लिख लो, पार्टिकल हैज कांस्टेंट स्पीड लिखूं कि वेलोसिटी लिखो, हाँ, पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि ये जो पार्टिकल है बच्चे, ये पार्टिकल का जो स्पीड है, जो पार्टिकल का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो नहीं ही बदल रहा है, प्लस में डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है इस पार्टिकल का, ये भी ध्यान दे देना। यानी कि पार्टिकल अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब ये तो ईस्ट है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है तो ईस्ट की तरफ ही जा रही है। अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है तो नॉर्थ की तरफ ही जा रही है, या किसी भी रास्ते में, ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ गली है तो गली में लेफ्ट राइट ऐसे होते, कहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर गली में भी जा रही है और स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, देख रहे हो, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना।
तो इसीलिए तो इसका मतलब पार्टिकल जो है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही, यानी जो इस वेलोसिटी से जा रहा है जैसे 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसा जब भी ग्राफ आए तो समझ जाओगे ना इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और जल्दी से कुछ और अच्छे अच्छे केस लेने चाहिए। ठीक है, वैसे ये एस दिख रहा है तो अब हमारा थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या लें, सिंपल सा ही है। थर्ड केस में मैं ले लेता हूँ, अच्छा ये जो आप चीज देख रहे हैं, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ओके ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये v और ये हमारा t। अच्छा हम बार बार इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बना रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना ग्राफ का, पता होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बार बार हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बना रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसे ऐसा बना सकते हैं क्या इस ग्राफ को, ऐसा ध्यान देना, ओ सॉरी अरे मेरे सीधा नहीं अति हो पाता है, ऐसा बना सकते हैं क्या इस ग्राफ को, क्या ऐसे बना के इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इस ग्राफ को, बताओ क्या इस ग्राफ को ऐसे बना के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ध्यान दो आप क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर इस टाइम कभी भी माइनस में हो सकता है क्या, एक बात बताओ, वेलोसिटी माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया, इस साइड पॉजिटिव ले लिया है, तो अगर पार्टिकल इधर की ओर जाएगी तो उसका नेगेटिव हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या टाइम कभी भी माइनस में हो सकता है, और वो छोड़ो, क्या टाइम कभी भी पीछे की ओर जा सकते हो, क्या आप कभी भी पास्ट में जा सकते हो, लेकिन ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि बॉडी पास्ट में जा रही है, यानी कि ये कुछ मूवी जैसा हो गया ना, जो आप दिखाते हो कि टाइम ट्रेवल, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है यहाँ वो क्या कर रहा है, टाइम ट्रेवल कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे मुझे पता नहीं, हो सकता है तुम लोग बड़ा बन के कुछ ऐसा डिवाइस बना दो जो शायद टाइम ट्रेवल कर सके, वैसे आज तक तो बना नहीं है, केवल फिल्मों और बुक्स में ये रह गया है जो पढ़ने में मजा भी आता है। मैंने खुद एक टाइम ट्रेवल का वेब सीरीज देखा था, एलिस नाम था, अब जाके देखने मत लगना उसको, बहुत बड़ा वेब सीरीज है, बहुत सारा समय चला जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो पीछे की ओर जा रहा है ना, ठीक है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि पहले पार्टिकल यहाँ था अब यहाँ है, यानी पहले -1 सेकेंड, वैसे तो -1 सेकेंड एग्जिस्ट ही नहीं करता -2 सेकेंड, -3 सेकेंड, -4 सेकेंड, माइनस में कभी भी कोई भी टाइम प्लस में ही होता है, टाइम इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव में होता है, टाइम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, माइनस में कभी टाइम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, डिस्टेंस भी क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है ऑलवेज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, देखो तो पहला 1 सेकेंड पे हो सकता है बॉडी यहाँ हो, 2 सेकेंड पे क्या है, बॉडी यहाँ पर हो, 3 सेकेंड पे क्या है, बॉडी यहाँ पर है, 4 सेकेंड, तो ऐसा हो सकता है, और एरो देखो, एरो देखो किधर की ओर जा रहा है बॉडी, है ना, एरो इसलिए दिया जाता है ताकि पता तो चले कि बॉडी किधर की ओर जा रही है, तो एरो देना तो जरूरी होता ही है। अब हम आगे देखते हैं कि इस ग्राफ का रिजल्ट क्या है, इस वाले ग्राफ का, ओके रिजल्ट लिख लो, इस ग्राफ का रिजल्ट ये है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन की बात आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, देखो गलत नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, और आपको मैंने ये भी तो बताया था ना कि स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा, अगर एक्स वाई ग्राफ है तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो कि वाई एक्सिस की जगह कौन है, वेलोसिटी है, तो यानी इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डेल्टा वी लिख सकते हैं वाई की जगह, और देखो एक्स एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी है, टाइम है, यानी डेल्टा एक्स को डेल्टा टी लिख सकते हैं, बोलो, यानी इस ग्राफ का स्लोप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया, बोलो इस ग्राफ का स्लोप क्या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया, इस ग्राफ का स्लोप क्या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया,
फिर से इस ग्राफ का स्लोप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। डेल्टा वी या डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बताता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि v फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही तो होता है ना चेंज इन। तो इस ग्राफ का स्लोप यही तो होगा डेल्टा v। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन भी तो यही होता है ना, एक्सेलरेशन भी तो होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। इसका मतलब अगर वीटी ग्राफ है तो नोट कर लो, कहां पर नोट है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर नोट है क्या? ये नोट कर लो यहाँ पर, एक मिनट, शायद ये कुछ स्लो चल रहा है क्या? इंसर्ट मेन्यू, और ये क्या है? नोट्स है। ठीक है, तो एक चीज नोट करके लिख लेना, शायद स्लो काम कर रहा है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि स्लो, हो इतने सारे नोट खुल गए एक मिनट, इतने सारे नोट खुल गए। तो नोट करके एक चीज लिख लेना कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और स्लोप के बारे में पिछले क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग ने बात किया था। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको आप नोट कर लेना। और एक चीज और नोट कर लेना कि एरिया 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 अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और वो कैसे? ये तो मैंने बता दिया कि स्लोप कैसे देता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्यों एक्सेलरेशन नहीं देता है, क्यों कोई और क्वांटिटी क्यों नहीं देता है, ये तो बता दिया। लेकिन अब आप पूछोगे ना कि ये आपने कैसे लिख दिया कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी हम बताएंगे। देखो, वैसे तो अभी आप लोग को वो चीज नहीं समझ में आ पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं सारी चीजों को एक बार फिर लिखता हूँ। v इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? एस अपॉन टी। ए क्या लिखते थे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना? वैसे इसको भी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख दो। तो एक बात बताओ, यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि डेल्टा एस को क्या लिख सकते हो? v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो। बोलो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे, और ये 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है, एक सामान्य मतलब होता है कि चीजों को जोड़ता है। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि वो चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो v है, यहाँ पर आप देख रहे हो t है। इसका मतलब अगर vt ग्राफ है तो उसके इंटीग्रेशन का एक मतलब और होता है कि एरिया। जब भी ऐसा आए ना, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू टी डेल्टा टी लिखा हो, इसका मतलब अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया बनेगा, एरिया एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या देगा? डेल्टा एस देगा। और मतलब डेल्टा एस का मतलब, और उसका इंटीग्रेशन, डेल्टा एस का भी इंटीग्रेशन क्या हुआ है, इसका मतलब इस साइड क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है ना? डेल्टा एस का इंटीग्रेशन क्या लिखा, इसका मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? लिख लेना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो सॉरी, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इसका मतलब क्या होता है कि वे चीजों को जोड़ने का काम करती हैं। और ये भी होता है कि वो किसी भी ग्राफ का एरिया को दिखाते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये चीज मैंने बताने की कोशिश की कि क्यों स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये केवल डिस्प्लेसमेंट मत लिखना, थोड़ा सा और अच्छे से, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके,
क्या लिखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन हमने क्या किया था। वैसे तो अभी और भी ग्राफ्स के बाकी हैं, और लेकिन जितना हमने इसको किया उससे ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जो ऊपर की ओर जो क्वेश्चन है हमारा, उससे वो बन जाना चाहिए। तो खैर हम देखते हैं आगे। थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद नेट होने की वजह से क्या, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इसमें हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको कुछ किया जाएगा उपाय। तो क्या ये सवाल अब बन जाएगा? देखो तो, फ्रॉम द फिगर विच इज अ VT ग्राफ ऑफ ए बॉडी फाइंड द डिसलेरेशन ऑफ द बॉडी इन द रीजन BC। डिसलेरेशन, डिसलेरेशन मतलब कि आपका मतलब एक्सेलेरेशन कम हो रहा है ना। एक्सेलेरेशन, डिसलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन कम हो रहा है, या फिर एक्सेलेरेशन जो आप कह सकते हो कि नेगेटिव में है ना, एक्सेलेरेशन नेगेटिव में। तो BC ये है, ये B है, ये C है। तो इस रीजन में डिसलेरेशन कितना है? तो आपको पता है ना कि डिसलेरेशन VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन देता है। तो डिसलेरेशन का मतलब भी तो वही हो गया। बस ये कहा जाता है कि वो जब एक्सेलेरेशन कम हो रहा हो या माइनस में हो तो उसे डिसलेरेशन कहते हैं। तो इसका मुझे स्लोप चाहिए, यानी BC का स्लोप चाहिए। तो इसका मतलब BC का अगर स्लोप निकालूंगा तो डिसलेरेशन निकल जाएगा। तो BC का अगर स्लोप निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है, थीटा है। तो स्लोप जानते हो ना कि स्लोप क्या होता था, tan थीटा ही तो होता था। स्लोप क्या होता था, tan थीटा। तो यानी BC का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इसलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी जानकारी होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो 10 है, ये पूरा क्या है, 10 है, लेकिन 10 में से 5 घटाएंगे ना, ये पूरा 10 में से 5 घटाएंगे। माउस को देखो, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन, और बेस क्या है, बेस हमारा ये है, यही है ना बेस। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल को हमने ले लिया है, तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, ये पूरा 4 है, और 4 में से हम 3 को घटाएंगे तभी नहीं मुझे ये मिलेगा, ये पूरा में से इसको घटा देंगे। तो 4 माइनस 3 1 हो गया, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी कि डिसलेरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माइनस मैंने क्यों लगा दिया, डिसलेशन अगर, हाँ तो एक चीज और ध्यान देना कि अगर कोई पूछता कि बीसी में डिसलेशन कितना है, तो डिसलेशन तो आप 5 ही मीटर पर सेकंड लिखना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना। बट एक्सेलरेशन कितना है, अगर कोई पूछता कि BC का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना। क्यों? क्योंकि डिसलेशन जब कहीं दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं रह गई। ये बात आ रही है समझ में? जब डिसलेशन मैंने लिख ही दिया तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन जब एक्सेलरेशन कहते हैं लेकिन जब एक्सेलरेशन कहते हैं लेकिन जब एक्सेलरेशन कहते हैं तो माइनस लिखने की जरूरत पड़ती है। ओके, ये चीज हो गया। अच्छा, सेकंड, तो ये हमारा पहला आंसर क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। माइनस मत लिख देना क्योंकि पहले ही बोल रखा है डिसलेरेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस, अब बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखो तो यही ना ग्राफ होगा, ये पूरा ये जो एरिया है इसके अंडर, यही ग्राफ होगा इसका, जो पूरा एरिया है। तो इस एरिया को अगर निकालना है तो आप निकालना, उसके बाद हम अंत में इसको बताएंगे कि इसका एरिया कितना होगा। तो अब जल्दी से हम बाकी केसेस को भी देख लेते हैं, VT ग्राफ को। तो एरिया हम आप छोड़े अभी पहले क्वेश्चन बना दिखाया, कुछ देर बाद फिर एक क्वेश्चन बनाया उसका एक पार्ट, और कुछ देर बाद उसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, धीरे धीरे करके, ताकि और मजा आए। तो अब हम आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ ही केस है ना, अब हम लोग फोर्थ केस पे आते हैं, VT ग्राफ के फोर्थ केस पे आते हैं। अब बहुत सारा हम लोग ने स्ट्रेट लाइन देखा, पिछले में हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था, है ना। एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। अब अगर ऐसा ना हो के ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, ये स्ट्रेट लाइन ना हो के ये कर्व हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, तो इससे क्या आपको पता चलेगा, रिजल्ट लिख लो कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से अगर मोशन कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है। तो एक चीज मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये 1 सेकंड, मान लो 1 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, और फिर मान लो 2 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, 3 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, 4 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है,
5 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, 6 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, 7 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है ना। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इंटरवल बढ़ रहा है, पहले सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी इतना ही था, है ना। उसके बाद दूसरे सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी यहाँ तक आ गया, ये देख रहे हो ऐसे। तीसरे सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। चौथे सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी ये हो गया, पांचवें सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी ये हो गया, छठे सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी ये हो गया, सातवें सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी ये हो गया। तो अब आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी अगर वेलोसिटी यहाँ पर अभी 1 मीटर था, 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर मान लो 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 9 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 16 मीटर पर सेकंड। यानी कि the motion of particle, the velocity of the particle is not increasing equally in equal interval of time। क्या लिखोगे, velocity of particle, फिर से बोल रहा हूँ, velocity of particle is not increasing equally in equal interval of time। ओके, इसका मतलब body has non-uniform एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो बॉडी की वेलोसिटी का जो इंक्रीज है वो इक्वल होता, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हर सेकंड बॉडी का वेलोसिटी अनइवनली बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बॉडी का वेलोसिटी, देख रहे हो ये चीज, ये आप खुद देख लो ना, देखो किस तरह से ग्राफ बन रहा है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा। अब जब 7वें या 8वें सेकंड की बात होगी तो 8वां सेकंड कुछ यहाँ हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर बॉडी कुछ आ जाएगा 8वें सेकंड पे। तो कहां से कहां, तो बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, बॉडी एक्सेलरेटेड जरूर है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये आप कह सकते हो कि एक्सेलरेटेड तो जरूर है लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। यानी आप ये कह सकते हो रिजल्ट में कि बॉडी का जो मोशन है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, तो वेलोसिटी की क्या हुआ, तो वेलोसिटी तो बहुत बढ़ रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना, ये लगातार वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है टाइम के साथ, लेकिन एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। इस ग्राफ से ये पता चलता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये चीज हो गया। अब अगर 5वें रिजल्ट पे आते हैं, 5वें ग्राफ पे आते हैं अगर हम लोग, और उस 5वें ग्राफ में आपको स्लोप के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहिए, मतलब अगर जानकारी तो होगा स्लोप के बारे में आपको। तो अगर हम 5वें ग्राफ को देखें, हम अपने 5वें ग्राफ को जल्दी से देख लेते हैं। एक क्या हो गया ओके, आपको कुछ हो गया क्या? तो अब हम 5वें केस पे आते हैं, वीटी ग्राफ के। तो वीटी ग्राफ का अगर 5वां केस देखें हम, तो पिछले बार तो कर्व ऐसे गया था, ऐसे इस तरफ ऐसे गया था, लेकिन अगर कर्व ऐसे जाए, ऐसे भी तो जा सकता है ना, कर्व इस तरह से जाए। तो अब इसके संबंध में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी पार्टिकल का मोशन का अगर ग्राफ ऐसा आ गया तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अब मैं बेसिक में ले जा रहा हूँ। देखो मान लो ये पॉइंट ए है, 2 पॉइंट को कंसीडर करेंगे और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे स्लोप कुछ ऐसा होगा, स्लोप यानी कि आप जब किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर जानना हो तो उस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। वैसे तो यहाँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस पेन का यूज मुझे करना उतना आता नहीं है। और बी पर टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो इसको टच करते हुए कुछ ऐसा लाइन जाएगा ना। तो ये हमारा पहला टेंजेंट हो गया जो ए पर टेंजेंट है और बी पर टेंजेंट है। और मैंने कहा था ना कि अगर कोई कर्व है, ग्राफ है, तो किसी पॉइंट पे अगर स्लोप जानना हो तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना उसको, और वो जो थीटा एंगल बनाएगा किससे, एक से एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा एंगल बनाएगा। और ये भी तो आगे जाके कुछ टच करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को टच करेगा, किसी समय पे टच करेगा। तो
मैं इसको θ1 लिख देता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ, ये ऐसे मैं और दे रहा हूँ, इसको θ2। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि θ1 तो बड़ा है एंगल θ2 से, है ना। रिजल्ट दिख रहा है आपको, θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। ऑफ कोर्स ये देखो इसका स्लोप देखो, और इसका स्लोप कैसे, ये ज्यादा झुका हुआ है ना, ये जो दूसरा वाला स्लोप है, और ये पहला स्लोप ज्यादा झुका हुआ नहीं है। इसका जो एंगल जो θ1 है वो ज्यादा है और इसका θ2 कम है। इसका मतलब स्लोप लिख लो, स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी। ये देखने का सबसे बेसिक तरीका। ऐसे में चाहता तो अति रिजल्ट लिख के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर विजुअलाइज किया जाए इस ग्राफ को तो ज्यादा आसानी होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मेसी हो गया है, बट आई एम श्योर कि ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वीटी ग्राफ में अगर ये ऐसा कर्व वाला कोई ग्राफ हो, ध्यान है ना, ग्राफ भूल तो नहीं गया इसका, देखो इसका ग्राफ ऐसा था, लिख रहा हूँ फिर से, ये बता रहा हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था। तो मैंने एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ रही है वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसमें नो डाउट है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसमें नो डाउट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट स्लोप घटा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ी है बॉडी स्लोप घट रहा है। और आपको पता है ना कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, देखो तो जैसे जैसे जा रही है वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अब ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, क्या एक्सेलरेशन माइनस में है, नहीं, एक्सेलरेशन माइनस में भी नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ और आगे जाएगा तब भी माइनस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन जरूर घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब भी ऐसा ग्राफ है ना, तो क्या कहना कि भैया ये एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बॉडी का, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। हाँ ठीक है, ये चीज समझो। पिछले ग्राफ में क्या था, पिछले वाले ग्राफ में हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रहा था, हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा था पिछले वाले ग्राफ में। तो ये चीज अगर समझ में आया हो तो इस ग्राफ को फिर से देख लेना, ठीक है। ये वाला ग्राफ है ना हमारा, यही वाला ग्राफ है ना, देखो तो इसमें पिछले वाले में केस में हमारा जब ऐसा ग्राफ था तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा था और वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ हो गया नीचे वाला, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, नहीं, नेगेटिव में नहीं है, बस मैग्नीट्यूड घट रहा है, ये चीज समझना उसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम कौन सा केस है, 7वां केस लेते हैं, इसका वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का 7वां केस लेते हैं। 7वें केस से पहले एक छोटा सा चीज बताता हूँ आपको। अगर ये वीटी ग्राफ है तो अगर ऐसा कुछ है ग्राफ, ओके, ऐसा बॉडी का, तो जब बॉडी का अपना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे कुछ तो वेलोसिटी है ना, उसके बाद बॉडी का वेलोसिटी क्या हुआ, यूनिफॉर्मली, मतलब बॉडी का वेलोसिटी घटते गया, घटते घटते, और इस टाइम पे आके यहाँ पर आके बॉडी का वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गया। तो ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस में है और वो लगातार घट रहा है, बॉडी हैज यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। बॉडी का वेलोसिटी कब घटेगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो, है ना, एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव में हो। इसका मतलब जब भी ऐसा ग्राफ हो ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए ईस्ट में है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी ईस्ट में है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए ईस्ट में है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर की ओर है, वेस्ट में है। अच्छा, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जब भी कोई व्हीकल होता है, अगर मान लो कोई ट्रक है, ट्रक इधर जाते जा रही है, और मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर पता चला कि रोड पर पत्थर पड़ा हुआ है, अब तो ट्रक ने ब्रेक मारना स्टार्ट किया, तो ट्रक का वेलोसिटी अभी भी इधर है, साउथ की ओर है, लेकिन मतलब ट्रक का वेलोसिटी अभी भी साउथ की ओर है, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक मारना, ड्राइवर ने ब्रेक मारने का स्टार्ट कर दिया, तो ट्रक का एक्सेलरेशन किधर हो गया, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि ब्रेक क्या करता है, डिसलेरेट करता है। आपने सुना भी होगा कि डिसलेरेट करो, है ना। तो ट्रक का
एक्सेलरेशन क्या हो गया, पीछे की ओर। अगर ऐसा नहीं होता, एक्सेलरेशन आगे की ओर हो जाता, तो पता चलता कि इसको पत्थर को तोड़ते तोड़ते या तो ट्रक टूट जाता या पत्थर हट जाता, दोनों में से कुछ होता। लेकिन स्पीड और बढ़ता जाता है। स्पीड कब बढ़ती है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन साउथ में है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नॉर्थ में है, तब क्या होगा, वेलोसिटी कहीं ना कहीं साउथ में जाके कुछ दूरी पर ही सही जाके क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो जब भी ऐसा ग्राफ हो ना, और एरो देख रहे हो, यानी कि समय के साथ ये कुछ ऐसा है और ये हमारा ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ का जो जो बॉडी है उसका वेलोसिटी जिधर है उसके जस्ट अपोजिट में उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और बॉडी रेस्ट में आ गई इस टाइम पर। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर टाइम मान लो t1 है यहाँ पर, तो t1 टाइम पर ये बॉडी रेस्ट में आ गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव था। तो ये तुम्हारा सातवां आप मान सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसी साइड में बताया हूँ। सातवां मैं दूसरा ग्राफ लिखता हूँ एक जल्दी से। सातवां कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, अब ऐसा। ओके, ये y पर हम हमेशा v को रख रहे हैं और t को। अगर क्वेश्चन में y पर t को रखा है ना, तो थोड़ा आपके दिमाग में लाल बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि y पर t को रखने का मतलब पूरा पलट देना ही होता है। तो इसलिए अधिकतर क्वेश्चन में हमेशा y पर वेलोसिटी को ही रखता है, कोई भी क्वेश्चन में। वैसे आपके बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें y एक्सिस पर टाइम को रखा हो, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसा ग्राफ हो तो इससे क्या पता चलता है, तो चलो एक पॉइंट ए मान लेते हैं और एक पॉइंट बी मान लेते हैं। ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है, जो उस कर्व के केवल एक पॉइंट को टच करता हुआ जाए, ऐसा नहीं कि इसको टच कर। तो ए पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर जो लाइन होगा, जो टेंजेंट होगा, उसे केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा। और बी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका मतलब जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो केवल बी को टच करेगा, और ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं, तो ये जो पहला वाला जो ए पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा। मान लो ये θ1 है, यानी इस टेंजेंट का, और ये क्या है, θ2 है। आप नोटिस कर रहे हो कि स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। आपने नोटिस किया कि स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जो θ1 है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट लिख लो कि पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। हाँ, पार्टिकल। और वैसे एक चीज और भी नोटिस करने लायक है कि जब भी ऐसा ग्राफ हो, जब भी ऐसा ग्राफ हो, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज कर रहा है। देख रहे हो, पार्टिकल कुछ समय जब टाइम इक्वल टू 0 था, तो कुछ तो वेलोसिटी था। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर आए इस ग्राफ में, और इस ग्राफ में अंतर ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, कर्व है। मैंने इसको कर्व बनाया, हालांकि स्ट्रेट लाइन अब दिख रहा होगा, ये कर्व है। ये ऐसे था, देखो ऐसे, ये कर्व ग्राफ था। तो कर्व ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए उनको स्टडी करना जरूरी होता है। तो इस ग्राफ, अगर कोई सी बॉडी का ये ग्राफ है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी का जो मोशन है, और बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों लिखा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, रिटार्डेशन हो रहा है। बॉडी पहले से ही माइनस एक्सेलरेशन में चल रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यानी बॉडी जिधर जा रही थी, वेलोसिटी अगर ईस्ट की तरफ थी, तो एक्सेलरेशन क्या था बॉडी का, वेस्ट की तरफ था। यानी बॉडी पहले से ही क्या था, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसलिए मैंने लिखा रिटार्डेशन। और डिक्रीजिंग क्यों लिखा, क्योंकि रिटार्डेशन लगातार घट रहा है। देख रहे हो, ए पर स्लोप जितना है उससे कम स्लोप बी पे है, यानी रिटार्डेशन घट रहा है। रिटार्डेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि पहले ब्रेक आपने बहुत 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 जोरों से मारा ब्रेक को, लेकिन धीरे धीरे आपने ब्रेक को आप धीरे धीरे हटा रहे हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि तभी तो रिटार्डेशन कम होगा। ये कुछ ऐसा है कि ब्रेक को आपने पूरा फुल दबा दिया है, लेकिन फिर उसको आप क्या करें, धीरे धीरे उसको रिलीज करें। ब्रेक को क्या करें, किसी व्हीकल के ब्रेक को आपने, कोई व्हीकल स्पीड से जा रही थी, उसको आपने कस के ब्रेक दबाया, पूरा फुल ब्रेक
आपने प्रेस कर दिया, लेकिन आप ब्रेक को आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, अपने पाँव को वहां से धीरे धीरे हटा रहे हो, तो उस जो जो भी वो गाड़ी है उसका उसका जो मोशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये कर्व ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख सकता है मुझे ख्याल से। ओके, तो ऐसा जब भी हो तो इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटार्डेशन है। तो अब आते हैं हम लोग एक अंतिम केस बचा हुआ एक 7वें 8वें केस की ओर। दरअसल डायरेक्शन वायरेक्शन का ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है इस समय। अब 8वें केस में क्या है हमारा, ये कुछ ऐसा हो गया। तो पिछली बार तो हम क्या किए थे कि ग्राफ कुछ ऐसे आया था, ऐसे, लेकिन अब ग्राफ ऐसे आएगा। तो पिछले वाले से और इसमें अंतर है। अब क्या देखो, आप खुद से इसको स्लोप को ड्रॉ करना, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, 2 पॉइंट ले लेना बी है, तो स्लोप यहाँ पर ड्रॉ करोगे और एक स्लोप यहाँ करोगे, तो आप देखोगे कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन का जो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी आप देख रहे हो, अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो वेलोसिटी जाके 0 क्यों हो गया यहाँ पर आके, इसका मतलब जरूर एक्सेलरेशन जिधर था उसके अपोजिट में वेलोसिटी है, यानी कि बॉडी क्या है, रिटार्डेशन तो कर रही है, बॉडी का जो मोशन है वो रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा रिटार्डेशन है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है। पिछले वाले ग्राफ में क्या था, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन था। कैसा था ग्राफ पिछले वाला, पिछले वाला ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा था। तो उस समय, इस समय क्या था हमारा, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन, लेकिन इस बार क्या है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। आप खुद से इसको एक स्लोप ड्रॉ करना, टेंजेंट ड्रॉ करना, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो वीटी ग्राफ को क्यों हम लोग यूज करते हैं, ताकि नेचर ऑफ मोशन डिटरमाइन कर सके, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फाइंड कर सके, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है बॉडी का, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है वीटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन देता है, या फिर कह सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। और अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, और ये अगर फाइनल वेलोसिटी है, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, किसका, उस पार्टिकल का जिसका एक ग्राफ बना है। तो किसी भी वीटी ग्राफ में, अगर किसी भी वीटी ग्राफ के इनिशियल पोजीशन पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे, तो और जिस लाइन ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आया, उसके स्लोप को हम क्या कहते हैं, उसका स्लोप ही क्या देता है, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो हमने कई तरह के ग्राफ पढ़े हैं, जैसे शुरू में सबसे पहला ग्राफ ये था, ओके, दूसरा ग्राफ हमारा क्या था, ये वाला था। पहला ग्राफ में क्या था, बॉडी रेस्ट में थी, दूसरा ग्राफ में बॉडी जितने वेलोसिटी से जा रही थी वो चलते जा रही थी, लेकिन तीसरे ग्राफ में क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा था, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तीसरे ग्राफ में हमने क्या देखा, इस तरह से एक कर्व था, बॉडी का वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा था, प्लस में एक्सेलरेशन भी बढ़ा था, इस ग्राफ में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था। ठीक है, एक ग्राफ हमने ये भी देखा इस तरह से, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ओके, इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था और यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फिर हमने कौन सा देखा, फिर हमने एक ये वाला ग्राफ देखा जिसमें कि बॉडी का जो मोशन है वो रिटार्डेशन है, रिटार्टेड मोशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। फिर एक और हमने कौन सा ग्राफ देखा, इस तरह से ग्राफ देखा, यानी कि बॉडी जो है वो जा तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रिटार्डेशन है। फिर हमने एक और ग्राफ देखा जिसमें इस तरह का ग्राफ देखा, तो बॉडी का इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है। कैसा था, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन कहने का मतलब कि अगर वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसको एक बार और देखते हैं इधर क्या। उसको बनाने से पहले एक बार हम लोग एटी ग्राफ को ही देख लेते हैं। एटी ग्राफ कुछ खास तो है नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। एटी ग्राफ में अब जब इतना कर ही लिए हैं तो एटी ग्राफ देखना बनता है। तो एटी ग्राफ अगर हम देखें, एटी ग्राफ अगर हम देखते हैं क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पहले हमने एसटी ग्राफ को पढ़ा, फिर वीटी ग्राफ को पढ़ा, इसमें भी 6-7 केसेस देखें।
इसमें भी 6-7-8 केसेस देखें और बहुत सारी चीज़ों को जाना। एटी ग्राफ क्या है? तो एटी ग्राफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है ना। अब क्या करना है, पहले वाई एक्सिस पे क्या रखना है, अब एक्सेलेरेशन को रखना है और एक्स एक्सिस पे टाइम को रखना है। तो एटी ग्राफ जब हमने देखा तो एटी ग्राफ एक चीज याद रखना कि एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, E इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो V इज इक्वल टू ए इंटू टी, इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ। तो एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी, बस ये चीज ध्यान रखना। और बाकी तो हर इंस्टेंट एक्सेशन कैसा है वो आप जान सकते। तो पहला आप ऐसा देख सकते हो, अगर ऐसा ग्राफ हो एटी में तो इसका मतलब एक्सेशन बढ़ नहीं रहा है, एक्सेशन जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी जीरो होगा, हो सकता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो, वो चलता जा रहा है। पार्टिकल को चलने के लिए एक्सेशन की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो पार्टिकल जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, हमेशा 20 मीटर पर सेकंड से, तो इस पार्टिकल का एक्सेशन तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड है ना। तो हो सकता है कि अगर ऐसा ग्राफ हो और आपको कह दिया जाए कि इस पार्टिकल का क्या है, इस पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी भी जीरो है, ये गलत हो जाएगा। एक्सेशन जरूर जीरो है इस पार्टिकल का लेकिन वेलोसिटी जीरो है, ये कह नहीं सकते। हो सकता है जीरो हो लेकिन ये भी हो सकता है कि जीरो ना हो। अगर इसी का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, एक्सेशन टाइम ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ दे दे सेकंड केस, इसका मतलब ये होता है कि इस पार्टिकल का एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट है। मान लो एक पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है लेकिन इसका एक्सेलेरेशन भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये पार्टिकल कुछ हर सेकंड इसका 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी अभी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो एक सेकंड बाद 22 मीटर से चलेगी पर सेकंड से चलेगी, दूसरे सेकंड बाद 24 मीटर पर सेकंड से चलेगी। तो यहाँ कहने का मतलब कि अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, यानी कि जितने एक्सेलेरेशन से जा रही है उतने एक्सेलेरेशन रहती है। और मान लो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलेरेशन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, लगातार इंक्रीज कर रहा है एक्सेलेरेशन, यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ओके, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ हम लोग ने बहुत किया अभी, अब आपको बहुत आइडिया भी हो गया होगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन बना भी सकते हो। और हम लोग बनाएंगे भी, लेवल 1 में क्वेश्चन भी है अच्छा सा है, मैच द फॉलोइंग करके है। तो ये इनफॉर्मली इंक्रीज कर रहा, इनफॉर्मली लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब मैं दूसरी बार जो बताने जा रहा हूँ वो इनफॉर्मली नहीं है। तो पहले केस में क्या था, एक्सेलेरेशन जीरो था, दूसरे केस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तीसरे केस में, ये पहला केस लिख देता हूँ, दूसरा केस लिख देता हूँ, तीसरे केस में एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है लेकिन इनफॉर्मली बढ़ रहा है। दूसरे केस में एक्सेलेरेशन नहीं बढ़ रहा है, जितना है उतना ही है, कांस्टेंट का मतलब यही होता है ना। तीसरे केस में एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है लेकिन इनफॉर्मली बढ़ रहा है। और मान लो चौथा केस एक और ले लेते हैं, ऐसा है ग्राफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये आपके सिलेबस से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो कर्वी ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, एक्सेशन इंक्रीज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देख रहे हो, मान लो यहाँ पर कुछ एक्सेशन, यहाँ पर लगातार एक्सेशन बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, मान लो अभी पहले सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, दूसरे सेकंड छोड़ो, दूसरे सेकंड से पहले भी मान लो मात्र 0.05 सेकंड के लिए भी इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है। अगले 1 सेकंड में भी एक्सेलरेशन चेंज ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मान लो अगले 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो अगले 3 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो अगले चौथे सेकंड में इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर भी हो सकता है। देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म है। अगले 5वें सेकंड में इसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। हाँ, हमेशा इंक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चौथे वाला केस आपके बुक में नहीं दिया गया है, इनफैक्ट चौथे वाला ग्राफ भी नहीं दिया गया है, इसलिए केवल तीसरे तक आपका एटी ग्राफ दिया गया है। बस एक चीज ध्यान देना है कि एटी ग्राफ में क्या है, हमारा एटी ग्राफ का एरिया जो है वो क्या देता है, चेंजिंग वेलोसिटी देता है। अब ये कब क्लियर होगा, जब आप इस पर क्वेश्चन बनाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ही न रह जाए, थोड़ा सा जल्दी काम करता तो अच्छा रहता। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो था, हमारा क्वेश्चन क्या था, किधर गया,
चल गया क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, यही क्वेश्चन था ना हमारा, जो पहला क्वेश्चन था। सूत ना बाबू, नहीं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, चुप रहो भी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये क्या था हमारा, वीटी ग्राफ था ना। एक पार्ट तो हमने बना दिया था जिसमें डिसलेशन निकालना था कब से कब तक, बी और सी के बीच में। ये ए है, ये डी है और ये ई है। दूसरा पार्ट क्या, पहला पार्ट क्या था कि बीसी के दौरान, ये जो पाथ है बीसी के दौरान पार्टिकल डिसलेशन बता दो। डिसलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। माइनस मत लिख देना क्योंकि डिसलेशन पहले ही बोल चुका हूं। अगर एक्सेलरेशन पूछता है बीसी के दौरान तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, इसको पहले बना चुके हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा था, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मैंने कहा था ना कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ का एरिया जो है और टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर हमारा एरिया कुछ ऐसा हो गया, एरिया हो गया ना, ये पूरा पूरा एरिया ही तो हो गया। ये एरिया किससे, एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, जो टाइम का जो एक्सिस है उससे जो एरिया रहेगा वही हमारा क्या देगा, उसी से एरिया लेना है। ये नहीं कि इस साइड से एरिया ले लेना है ऐसे करके कि ये एरिया हो गया, नहीं। ये हमारा एरिया होगा किसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर। ये ग्राफ ऐसे गई पहले, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ठीक है। ये ग्राफ पहले ऐसे गई फिर ऐसे आया। तो अब हम थोड़ा सा इसका अच्छा सा बनाते हैं, यानी मुझे इसका एरिया निकालना है, यही ना, ये एरिया निकालना है। तो ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ था। ये बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये 10 है। और ये चीज कितना दिया हुआ है, यहाँ तक जाके ये 5 है। और ये कितना है, ये 4 है। ये कितना है, 3 है। और ये कितना है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल 1 है ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, इंटू हाइट, हाइट ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है। तो 10 - 5 तो ये 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 10 हो जाएगा। 10 मीटर इसका 10 स्क्वायर यूनिट लिख लो, 10 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। और ये पूरा मान लो फिगर सेकंड है, पूरा क्या हो गया, फिगर सेकंड हो गया। तो इसका एरिया मुझे अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर बन गया, एरिया 2 क्या है, एक स्क्वायर है। तो A2 क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। हर साइड कितना है, 5 है, 5 5। ये एक्स एक्सिस है अपन, ओके। और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो एरिया का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 25 हो गया। A2 क्या हो गया हमारा, 25 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब सिंस बॉडी ने कोई डायरेक्शन नहीं बदला है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू 10 + 25 यानी कि 35 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो, ग्राफ से मैं पता कर लिया कि बॉडी ने कितना दूरी ट्रेवल किया है ना। अमेजिंग, ये क्या है, अमेजिंग है। आपने ग्राफ से पता कर लिया कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। पहले ही पता था कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है, बताया था ना। तो मैंने एरिया निकाल लिया इसके अंडर का, मुझे पता चल गया। और कहीं भी इसने इसका वेलोसिटी माइनस में नहीं गया है। अब देख रहे हो, क्या नीचे ग्राफ है ऐसा कहीं बनाया हुआ, अगर होता तो क्या करते हैं कि अगर नीचे ग्राफ ऐसा चला जाता तो हम क्या करते हैं कि ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में से जितना भी एरिया आया इसको घटा देते, ओके। इसको क्या करते, घटा देते, तब हमारा क्या आता, डिस्टेंस निकल जाता, ओके। तो ये चीज हो गया। लेकिन अभी सिंस ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे नहीं गया है तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्टेंस बन गया है।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना हो गया, 35 मीटर हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल था, और आप एग्जाम्पल इसको पेज नंबर 2.25 पे आप इसको देख सकते हो, आपके बुक में ही है। तो ग्राफ से आप क्या क्या वीटी ग्राफ से आप स्लोप लगाकर आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो किसी टाइम इंटरवल में। आप पता कर सकते हो कि बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, या किसी टाइम इंटरवल में भी कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये पता कर सकते हो ग्राफ से। तो ग्राफ बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, केवल फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी कई जगह इसका यूज होता है। और मैथ्स के कई सारे सवाल तो केवल ग्राफ से ही बन सकते हैं, बन जाते हैं, ओके, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ग्राफ से अगर कोई डरता है तो, या फिर उसमें उसका मन नहीं लगता है, या फिर वो उसको बोरिंग समझता है, तो आप कोशिश करो कि उससे थोड़ा सा समझने की। बोरिंग है नहीं, बोरिंग हम लोग उसे बना देते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर अगले सेशन में हम लोग फिर से एयर का जो चैप्टर है या ट्रिगो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और प्लस में काइनेमेटिक्स के लेवल 1 के क्वेश्चन 1 2 3 के क्वेश्चन चलते